हाय गाइज, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टॉपर्स गुरु, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सेकंड लेसन की बात करें तो मुख्य रूप से उसमें मौलिक अधिकार वाला टॉपिक है। उसके बाद में आता है नीति निर्देशक तत्व, और अंतिम जो टॉपिक आता है वो है मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार वाले टॉपिक को तो हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। तो देखो, बिल्कुल छोटे तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, और एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको बाद में याद करने की ज़रूरत नहीं है। नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो सबसे पहले स्रोत की बात करते हैं। स्रोत से तात्पर्य है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए हैं उसको हमने कौन से देश से अपनाया है। तो देश का नाम आता है आयरलैंड। तो आयरलैंड देश से हमने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में अपनाया है। फिर बात करें भारतीय संविधान के भाग कि संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो संविधान में कुल भाग कितने हैं? 22। उनमें से भाग 4 की बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग के बाद में आगे बात करें तो आता है अपने अनुच्छेद। तो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। उनमें से अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद आते हैं उनमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अब इनकी प्रकृति की बात करें कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है। तो इनकी प्रकृति है सकारात्मक। कहने का मतलब कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं उन्हें माना गया है कि वो वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य कि नीति निर्देशक तत्व अगर लागू नहीं होते हैं तो हम न्यायालय में इसकी अपील नहीं कर सकते हैं, इस पर वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। तो इनको क्या नहीं माना गया है? इनको वाद योग्य नहीं माना गया है। अब एक समिति की बात कर लें कि संविधान में इन तत्वों को जोड़ने के लिए एक समिति बनी थी जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू समिति। इस समिति की सिफारिश के आधार पर हमने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा। चलो बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 36 की। तो अनुच्छेद 36 अपने कोर्स में नहीं है, इसमें आती है राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 36। फिर आगे बात करें तो अनुच्छेद आता है 37। ये अपने कोर्स में है। क्या अनुच्छेद 37 जो है वो क्या कहता है? तो नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर नीति निर्देशक तत्वों को लेकर न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकती है। तो अनुच्छेद 37 से कहता है कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं उन्हें लेकर के हैं हम कहाँ पर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बात हो गई कि नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? वाद योग्य नहीं हैं। तो इनको लेकर के वाद विवाद नहीं किया जा सकता है। फिर बात करें अनुच्छेद 38 में। तो अनुच्छेद 38 जो है वो अपने कोर्स में नहीं है। इसमें आता है कि राज्य जो है
वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कैसी व्यवस्था बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगला जो अपना अनुच्छेद है वो आता है अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य के लिए अनुसरणीय कुछ नियम, कि राज्य के लिए कहा गया है कि राज्य कुछ नियमों का अनुसरण करेगा, उनका पालन करेगा। अब इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं। ये एक प्रकार से आर्थिक न्याय से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्थिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आता है अनुच्छेद 39। तो आर्थिक न्याय से संबंधित है। अब इसमें राज्य देखो कौन कौन से प्रयास करेगा। एक नंबर की बात करें तो राज्य क्या करेगा? स्त्री और पुरुष को, तो स्त्री और पुरुषों को जीविका के समान साधन उपलब्ध करवाएगा। तो यहाँ पर भेदभाव नहीं किया गया स्त्री और पुरुषों के मध्य में, कि स्त्री और पुरुषों को जीविका के समान साधन उपलब्ध कौन करवाएगा? राज्य उपलब्ध करवाएगा, कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। नंबर 2 की हम बात करें कि राज्य जो है भौतिक साधनों का इस प्रकार वितरण करेगा राज्य भौतिक साधनों का इस प्रकार वितरण करेगा कि सार्वजनिक हित की प्राप्ति हो, कि राज्य के पास जो भी साधन है उन साधनों का वो वितरण करेगा, लोगों में बांटेगा। इस आधार पर बांटेगा कि सबका क्या हो? भला हो। तीसरे की हम बात करें तो इसमें आता है कि राज्य संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि राज्य जो है वो संसाधनों का वितरण इस प्रकार करेगा कि उनका केंद्रीकरण न हो सके। कि राज्य जो है, तो राज्य के पास जो भी संसाधन है, जो भी राज्य के पास उत्पत्ति के जो साधन है, संसाधन है, उनका वितरण वो इस प्रकार से करेगा कि उनका केंद्रीकरण नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ व्यक्तियों के पास में संसाधनों की अधिकता नहीं हो, उसका वितरण इस प्रकार से करे कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति हैं, अगर वो योग्य हैं तो उन्हें क्या प्राप्त हो? संसाधन प्राप्त हो। इस प्रकार से यहाँ पर केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की बात की गई है। नंबर 4 की हम बात करें तो नंबर 4 कहता है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन
कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। कि भेदभाव नहीं होना चाहिए किसमें? स्त्री में और पुरुष में। अगर एक कार्य, दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें वेतन भी क्या मिलना चाहिए? समान वेतन मिलना चाहिए। तो मुख्य जो प्रावधान है वो यही 4 प्रावधान आते हैं किसमें? अनुच्छेद 39 में। तो राज्य के लिए कुछ नियम बता रखे हैं कि राज्य जो है वो इन नियमों का क्या करेगा? पालन करेगा। तो यहाँ पर कौन से न्याय की स्थापना होगी? आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। फिर आता अपना अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 ये कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों को क्या करेगा? संगठन करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ग्राम पंचायतों की क्या हो? स्थापना हो। ग्राम पंचायतों की स्थापना हो और उन्हें अधिक से अधिक राज्य के माध्यम से क्या दिए जाए? अधिकार दिए जाए। उन्हें अधिक से अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो। ऐसी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। इसमें जैसे ग्राम पंचायत की बात कर लें तो पंचायतों का जो मॉडल है जिसमें 3 स्तर माने गए हैं। निचला जो स्तर है उसमें ग्राम पंचायत है, मध्यवर्ती जो स्तर है उसमें पंचायत समिति है और सर्वोच्च जो स्तर है उसमें आती है जिला परिषद। तो इस प्रकार से इनकी स्थापना की जाएगी किसके माध्यम से? राज्य के माध्यम से। अनुच्छेद 40 के बाद में अगला जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 जो है वो कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, पाने का अधिकार। तो देखो कुछ दशाओं में, ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है उसको भी क्या मिले? रोजगार मिले। तो अनुच्छेद 41 जो है वो हमको आपको काम का अधिकार देता है, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार देता है और साथ में लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। तो काम किसको मिले? तो काम उसको मिले जिसके पास क्या नहीं है? रोजगार नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को राज्य के माध्यम से क्या प्राप्त हो? रोजगार प्राप्त हो। शिक्षा, जिन व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त नहीं की है उनके लिए शिक्षा का प्रावधान कौन करे? राज्य करे। जैसे आप नाम सुनते हो प्रौढ़ शिक्षा, कि बचपन में जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की उसे शिक्षा प्राप्त हो, इसका प्रयास भी कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। और तीसरी बात आती है लोक सहायता। तो लोक सहायता में क्या आएगा? तो लोक सहायता में आएगा कि राज्य जो है वो ऐसे व्यक्तियों को क्या प्रदान करेगा? सहायता प्रदान करेगा जो वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, कार्य नहीं कर सकते हैं, या बेकारी, किसी कारणवश उनका शरीर क्या हो गया है? खराब हो गया है, तो वो कोई काम करने लायक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो वृद्ध हैं, बेकारी की स्थिति है या बीमार हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इनके माध्यम से राज्य जो है वो क्या करेगा? उन्हें लोक सहायता, अपने माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान करेगा। तो वर्तमान में देखो वृद्धावस्था पेंशन है वो दिया जा रहा है। जो अंगहीन हो चुके हैं, जो चलने में समर्थ नहीं है, ठीक है, ऐसे लोगों को राज्य के माध्यम से व्हीलचेयर प्रदान किया जाता है। तो ये जो सभी चीज़ें आती हैं वो किस में आती हैं? लोक सहायता में।
कि राज्य जो है ऐसे व्यक्तियों को सहायता प्रदान करेगा जो बेकार हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, या बीमार हो चुके हैं, या अंगहीन हो चुके हैं। ऐसे व्यक्तियों की सहायता कौन करेगा? राज्य करेगा। लेकिन कब करेगा? जब राज्य के पास क्या हो? संसाधन हो। ऐसी सहायता राज्य तभी करेगा जब राज्य के पास पैसा होना चाहिए, उनके पास संसाधन होना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 41। अब अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि काम या कार्य, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। कि अनुच्छेद 42 से कहता है कि कार्य जो है उस कार्य की न्याय संगत और मानवोचित क्या प्राप्त होनी चाहिए? दशाएं प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ साथ में देखो प्रसूति सहायता की भी बात की जा रही है। अब देखो काम की न्याय संगत, तो काम की न्याय संगत स्थिति की हम बात करें, इसमें ये आता है कि एक व्यक्ति जो है, काम करने वाला जो व्यक्ति, अगर आप उससे कार्य करवा रहे हो तो कार्य के जो निर्धारित जो समय है उसका निर्धारण राज्य सरकार के माध्यम से होता है। तो वर्तमान में देखो आप उससे कितने घंटे कार्य करवा सकते हो? 8 घंटे कार्य करवा सकते हो। उसके साथ में उसे ज़रूरत पड़े तो वो छुट्टी भी ले सकता है, तो उसको अवकाश भी प्राप्त होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आती हैं वो किस में आती हैं? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं। साथ में आता है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता से तात्पर्य है कि गर्भावस्था में कि महिलाएं जो गर्भ धारण कर लेती हैं, गर्भावस्था में होती हैं, तो उनसे क्या न करवाई जाए? शारीरिक श्रम। ठीक है। तो सरकारी सेवा की अगर बात करें तो देखो 6 महीने की सवैतनिक क्या मिलता है? अवकाश मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं से क्या न करवाई जाए? शारीरिक श्रम न करवाए जाए। तो सरकारी सेवा में प्रावधान कर रखा है कि 6 महीने की छुट्टियां मिलेंगी और वो भी वेतन सहित छुट्टियां मिलेंगी।